जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों अपन पढ़ रहे थे संविधान, और संविधान को दोस्तों आगे बढ़ाते हुए अपन आज नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था, जिसको आप लोकल भाषा में कहते हो स्थानीय स्वशासन। तो आज दोस्तों अपन इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों अपन ने संविधान के लगभग जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी दोस्त ने नहीं देखा है तो एक बार जाके चैनल पे देख सकता है, ताकि वो एक अच्छी समझ बना सके अपनी संविधान के ऊपर और आने वाले अपने एग्जाम में सही क्वेश्चन बना के आ सके। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन। ये जो चैप्टर है दोस्तों कुछ एक दोस्तों को थोड़ा अजीब लगता है। अजीब दोस्तों इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं दोस्तों ये स्थानीय क्षेत्रों से जुड़ा हुआ और कुछ एक दोस्तों जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसकी संविधान से संबंधित भी जुड़ी हुई हैं। तो आज दोस्तों अपन दोनों चीज़ें देखेंगे कि स्थानीय क्षेत्र पे किस प्रकार से इसका योगदान है, और जो संविधान के अंदर दोस्तों कब इसको शामिल किया गया, संविधान के अंदर इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इन दोनों चीज़ों को आप समझने वाले हैं अपन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इसको और समझते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं जो स्थानीय स्वशासन है दोस्तों, हमारे प्राचीन काल से ही दोस्तों स्थानीय स्वशासन को अपनाया गया है। स्थानीय स्वशासन का दोस्तों जो आप कह सकते हो इसका जो विकास है वो सबसे ज़्यादा विकास दोस्तों प्राचीन काल में चोल शासकों के समय इसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ था। उसके बाद भी दोस्तों जो मध्यकालीन भारत में भी स्थानीय स्वशासन कहीं ना कहीं नियमित रूप में थोड़ा बहुत आगे बढ़ता रहा। हालांकि दोस्तों मध्यकालीन भारत के अंदर राजतंत्र व्यवस्था थी, राजा ही सब कुछ होता था, तो उस समय स्थानीय स्वशासन थोड़ा मंदा चला, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो निरंतर रूप से आगे बढ़ता रहा। उसके बाद दोस्तों अपन देखते हैं जैसे ही आधुनिक भारत आता है, तो आधुनिक भारत में दोस्तों आप लोग एक क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, बार बार आता है कि आधुनिक भारत से संबंधित एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माने जाते हैं। तो स्थानीय स्वशासन के जनक दोस्तों माने जाते हैं लॉर्ड रिपन को। तो एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का जनक स्थानीय स्वशासन के जनक दोस्तों माना जाता है लॉर्ड रिपन को। तो नाम आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है यहाँ से लॉर्ड रिपन को। और लॉर्ड रिपन ने दोस्तों कब की थी स्थानीय स्वशासन की स्थापना? ये स्थापना की थी दोस्तों इसने 1882 ईस्वी के अंदर। तो आधुनिक काल में भी दोस्तों स्थानीय स्वशासन एक सही दिशा में चल रहा होता है। और उसके बाद दोस्तों ये आता है अपना, जैसे ही दोस्तों अपना भारत देश होता है स्वतंत्र, तो स्वतंत्र होने के बाद भी दोस्तों तो गांधीवादी नेता थे, दादा भाई नौरोजी है, महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इन्होंने दोस्तों क्या किया था कि स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित किया था, कि कहा था कि स्थानीय स्वशासन को भारतीय जो संविधान है इसके अंदर शामिल किया जाए, इसको अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, इसको संविधान में दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने किया था स्थानीय स्वशासन का विरोध। तो ये है दोस्तों स्थानीय स्वशासन की जो एक हिस्ट्री जो अपन ने समझी। और दोस्तों जो लॉर्ड रिपन ने जो स्थानीय स्वशासन सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन जो शुरू किया था, ये सबसे पहले कहाँ अपनाया गया था? सबसे पहले दोस्तों अपनाया गया था मद्रास में। तो इस बिंदु को आप ध्यान रखोगे। 1882 में लॉर्ड रिपन माने जाते हैं स्थानीय स्वशासन के जनक, और 1882 में हुई थी शुरुआत। इससे पहले प्राचीन भारत की अगर बात करें तो चोल शासकों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी स्थानीय स्वशासन को। अब दोस्तों अपन देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन की क्यों पड़ी आवश्यकता, क्या था इसका कारण कि ये इसको जो संवैधानिक दर्जा देने की जो मांग रख रहे थे जो गांधीवादी नेता, वो क्यों रख रहे थे, क्या था उनका उद्देश्य, इसको अपन समझते हैं। और वीडियो के जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों यहाँ से ऑब्जेक्टिव के रूप में जो भी क्वेश्चन बन के आते हैं उन सबको अपन समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों स्थानीय स्वशासन का जो मेन उद्देश्य था वो था दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का दोस्तों ये मतलब है कि जो लोकतंत्र की जो शक्ति है दोस्तों उसको विकेंद्रित कर किस प्रकार से गांवों तक पहुंचाया जाए, किस प्रकार से गांवों की जनता को थोड़ी बहुत शक्ति प्रदान की जाए, थोड़ा बहुत अधिकार दिया जाए, ताकि वो भी अपनी बात वो लोकतंत्र के माध्यम से ऊपर तक पहुंचा सके। इसी के आधार पर दोस्तों इसी उद्देश्य के लिए ये पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों संविधान में दर्जा देने की मांग उठा रहे थे। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ही करना था इसका मेन उद्देश्य। अब दोस्तों प्रारंभ में जब अपना संविधान बन के तैयार हुआ उस समय दोस्तों इसको अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर
पंचायती राज व्यवस्था को दर्जा दिया गया था। आप लोग सभी को पढ़ते भी हो, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद नंबर 40 आप बताते हो। और इस अनुच्छेद नंबर 40 के अंदर दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था को कहाँ पे दर्जा दिया गया था? पंचायती राज व्यवस्था को दोस्तों दिया गया था दर्जा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इनको स्थान दिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में स्थान देने का मतलब ये है दोस्तों कि सरकार चाहे तो पंचायती राज व्यवस्था को अपना सकती है, चाहे तो नहीं अपना सकती, क्योंकि दोस्तों राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं इसमें अगर कोई भी प्रावधान अगर रखा जाता है तो वो दोस्तों गवर्नमेंट के सहयोग के ऊपर निर्भर करता है। जरूरी नहीं गवर्नमेंट उसको लागू करे, चाहे तो गवर्नमेंट लागू कर सकती है, चाहे तो गवर्नमेंट उसको लागू नहीं कर सकती। तो इसी के तहत दोस्तों प्रारंभ में इनको कहाँ रखा गया? प्रारंभ में इनको पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में। अनुच्छेद नंबर कौन सा पूछे तो अनुच्छेद नंबर 40 में इसको रखा गया है। तो अपन ने देखा क्यों, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुरू किया गया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए शुरू किया गया। प्रारंभ में दर्जा कहां दिया गया? अनुच्छेद नंबर 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज व्यवस्था को दर्जा मिला था। उसके बाद में जो सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था को जो अपनाया था तो वो दोस्तों अपनाया था राजस्थान में। और राजस्थान में दोस्तों ये कब अपनाया गया तो ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला है दोस्तों राजस्थान में, वहां पे दोस्तों शुरू हुई थी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो डेट के साथ याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश और दूसरे जिलों ने भी धीरे धीरे इसको अपनाना शुरू कर दिया था। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, चूंकि दोस्तों इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसको स्थान मिला था, तो जरूरी नहीं है कि राज्य की सरकारें इसको अपनाए ही, और चाहे तो अपना भी सकती थी, चाहे तो नहीं अपना सकती। सबसे पहले अपनाने वाला राज्य राजस्थान, दूसरे नंबर का राज्य पूछे तो आप आंध्र प्रदेश बताओगे। तो उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे कुछ एक और राज्यों ने इसको लघु स्तर पे अपनाना शुरू किया। अब दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको दोस्तों संविधान के अंदर जो दर्जा दिलाने का मांग कर रहे थे कुछ एक लोग, तो वो दोस्तों कुछ एक समितियों का गठन कर रहे थे, अलग अलग समितियों का गठन कर रहे थे कि वो समितियां सिफारिश करें सरकार से, और सरकार की सिफारिश अगर उनकी सुन लेती है तो उसके बाद जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा। तो इसी के पर्पज के लिए दोस्तों कुछ एक समितियां बनाएगी और यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो ये समितियां हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखेंगे और इनसे संबंधित विशेषताएं अपन याद रखेंगे। तो आइए दोस्तों इन समितियों को देखते हैं। पहली जो समिति है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना दोस्तों पूछी जाती है कब हुई, तो ध्यान रखना है 1957 में दोस्तों हुई थी इसकी स्थापना। बलवंत राय मेहता समिति ने दोस्तों क्या सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी कि जो संविधान के अंदर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। तो पूछा जाता है दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की या त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की? तो अपनों को बताना है बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। इसकी सिफारिश कब स्थापित हुई है? 1957 में बनी थी बलवंत राय मेहता समिति। तो सन और सिफारिश दोनों आपको ध्यान रखना है। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद दूसरी समिति आती है दोस्तों अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति की स्थापना दोस्तों कब हुई? 1977, मतलब 57 के अंदर दोस्तों 20 साल ऐड कर दो, 20 साल बाद में होती है इसकी स्थापना, 1977 में होती है इसकी स्थापना। बलवंत राय समिति की दोस्तों क्या अनुशंसा थी? इसने क्या कहा? बलवंत राय समिति ने कब बताया दोस्तों कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये दोस्तों 2 स्तरीय होनी चाहिए। जो बलवंत राय समिति ने इसको त्रिस्तरीय बताया कि गांव में, खंड में और जिला स्तर पे, तीनों स्तर पे होनी चाहिए पंचायती राज व्यवस्था। लेकिन जो अशोक मेहता समिति इसने बताया कि जो ग्रामीण स्तर पर और जिला स्तर पे ही पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। तो इसने बलवंत राय मेहता समिति ने खंड स्तर पे बताया था और अशोक मेहता समिति ने खंड को हटा दिया था। तो ध्यान रखना 2 स्तर पे होनी चाहिए पंचायती राज व्यवस्था, ये अनुशंसा की थी अशोक मेहता समिति ने, एक मंडल स्तर पे और दूसरा जिला स्तर पे। मंडल को आप गांव मान सकते हो दोस्तों। तो 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। चलिए दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है दोस्तों GVK राव समिति। तो आप शॉर्ट नाम याद रखिएगा, राव समिति।
राव समिति की स्थापना कब हुई दोस्तों? राव समिति की स्थापना हुई 1985 में, 1985 में हुई थी इसकी स्थापना। और राव समिति ने दोस्तों क्या कहा था? राव समिति ने कहा था कि केंद्र की योजनाओं का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, मतलब केंद्र की जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ दोस्तों ग्रामीण स्तर तक पहुंचना चाहिए, उन योजनाओं के बारे में गांव के लोगों को पता चलना चाहिए, गांव की जनता की भी उसके अंदर भागीदारी होनी चाहिए। तो ये बात कही थी राव समिति ने। उसके बाद आती है दोस्तों एमएल सिंघवी समिति। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। एक तो दोस्तों पहली जो बलवंत राय समिति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है एलएम सिंघवी समिति। तो ये भी दोस्तों बार बार पूछा जाता है। एलएम सिंघवी समिति की स्थापना दोस्तों कब हुई? इसके एक साल बाद 1986 में हुई थी इसकी स्थापना। राव समिति के एक साल बाद ही हो गई थी इसकी स्थापना। इसके अंदर दोस्तों क्या बताया गया था? इसने क्या सिफारिश की थी? जो सिंघवी समिति है दोस्तों इसने 2-3 बातें बताई थी, आपको ध्यान रखना है। एक तो इसने कहा था दोस्तों पंचायती राज जो व्यवस्था है इसको संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जैसा कि मैंने बताया इन जो ये समितियां गठित की गई थी इसी उद्देश्य के लिए गठित की गई थी कि कैसे भी करके पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाया जाए, ताकि जो भी स्टेट है वो सभी स्टेट अनिवार्य रूप से इस व्यवस्था को अपने स्टेट के अंदर लागू करे। तो एक तो दोस्तों इसने क्या कहा? संवैधानिक दर्जा देने की मांग की। उसके बाद न्याय पंचायत की वकालत की कि पंचायतों के माध्यम से न्याय की व्यवस्था की जाए। और दोस्तों इसने क्या कहा? एक त्रिस्तरीय पंचायत की मांग की, जो बलवंत राय मेहता समिति ने भी मांग करती थी वही मांग इन्होंने भी रखी। पंचायत को दर्जा देने की मांग रखी, त्रिस्तरीय पंचायत की मांग रखी और न्याय पंचायत की वकालत की, मतलब पंचायत के माध्यम से न्याय दिलाया जाए ऐसी मांग इन्होंने रखी। तो 2-3 बिंदु यहाँ से याद रखोगे सिंघवी समिति की कौन कौन सी सिफारिशें की थी। आइए दोस्तों इन चारों समितियों को अपन एक बार रिकॉल करते हैं और इनको याद रखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपन इनकी सन याद करते हैं। बलवंत राय मेहता समिति दोस्तों 1957, उसके बाद अशोक समिति दोस्तों 20 साल बाद में 1977, उसके बाद में दोस्तों राव समिति 1985 और उसके बाद सिंघवी समिति 1986। तो ये अपन ने इसकी दोस्तों सन याद की। अब इनसे संबंधित फैक्ट, बलवंत राय मेहता समिति ने दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को अपनाया था, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था को अपनाया, और जो ये राव समिति थी दोस्तों इसने कहा कि जो केंद्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और जो सिंघवी समिति इसने कहा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ये थी दोस्तों इससे संबंधित इंपॉर्टेंट बातें जो अपन ने याद की। आइए दोस्तों इससे आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जैसे इन समितियों ने ये मांग रखी कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, उसके बाद दोस्तों क्या होता है एक 73वां संविधान संशोधन, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन होता है और 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पूछा जाता है कब होता है? तो 73वां संविधान संशोधन होता है दोस्तों 1992 ईस्वी में, 1992 में होता है 73वां संविधान संशोधन। पूछा जाएगा दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों इसको 73वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा मिला। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ, और इसी कारण दोस्तों 24 अप्रैल को दोस्तों पंचायती राज दिवस के रूप में अपन लोग बनाते हैं। तो 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। इससे आगे देखते हैं दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के तहत मैंने बता चुका हूं दोस्तों, इसके तहत दोस्तों संवैधानिक दर्जा दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव रूप में, ध्यान रखना है। और दोस्तों क्या किया गया 73वें संविधान संशोधन के तहत? जो भी बिंदु है इंपॉर्टेंट वहां इनसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इनको अपने को याद रखना है। एक तो दोस्तों संवैधानिक दर्जा दिया गया, दूसरा दोस्तों याद रखेंगे भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची 11 को जोड़ा गया इसके अंदर संविधान के अंदर, और अनुच्छेद 243 से 243 तक शामिल किए गए संविधान के अंदर। तो कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई? भाग 9 को जोड़ा गया, अनुसूची 11 को जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 से 243 को शामिल किया गया। तो इन सभी फैक्ट को आप ध्यान रखोगे, 73वें संविधान के संशोधन के तहत ये जोड़े गए थे। जो अनुसूची 11 थी दोस्तों, अनुसूची 11 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और इसके अंदर पूछा जाता है कि कितने विषय शामिल थे। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जो अनुसूची 11 है दोस्तों इसमें 29 कार्य क्षेत्र इसमें शामिल किए गए थे जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थे। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है कि 11वीं अनुसूची या फिर पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय शामिल थे? तो 29 कार्य क्षेत्र इसमें शामिल किए गए थे। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। त्रिस्तरीय राज व्यवस्था को अपनाया गया, तो इस बिंदु को आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों। जैसे कि
बलवंतराय मेहता समिति और सिंघवी समिति ने एक सिफारिश की थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया जाए। तो संविधान में दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपना लिया गया, ग्रामीण स्तर पर, उपखंड स्तर पर और जिला स्तर पर। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनसंख्या किसी राज्य की, एक बिंदु दोस्तों एक अपवाद के रूप में आप ध्यान रख सकते हो, वैसे आजकल ये है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप स्टेट पीसीएस, आरएएस या फिर यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऐसा फैक्ट ध्यान में होना चाहिए। क्या है दोस्तों कि जनसंख्या किसी राज्य की 20 लाख से कम हो तो वहां पे द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जाएगी, ये बात रखिएगी। वैसे तो दोस्तों नॉर्मल क्या कहा गया कि पूरे देश में त्रिस्तरीय राज व्यवस्था लागू होगी, लेकिन अगर कोई राज्य है उसकी जनसंख्या 20 लाख से अगर कम है तो वो राज्य द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को भी अपना सकता है। लेकिन दोस्तों अभी ऐसा कोई स्टेट है नहीं जिसकी जनसंख्या दोस्तों 20 लाख से कम हो, इसलिए लगभग सभी स्टेट की जो पंचायती राज व्यवस्था हो त्रिस्तरीय ही है। लेकिन प्रारंभ में यह प्रावधान किया गया था, तो इसको आप ध्यान रखोगे। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों, इसको संविधान में जब अपनाया गया तो इसमें सीटों में की व्यवस्था किस प्रकार से की गई कि इसमें जो आरक्षण की व्यवस्था है, जो महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया गया, या फिर SC ST को अपन कहे कितना % आरक्षण दिया गया, तो अपन उसको समझते हैं। तो सीटों में दोस्तों आरक्षण की क्या व्यवस्था की गई, इसको अपन देखते हैं। तो महिलाओं को दोस्तों जो आरक्षण है दोस्तों पंचायती राज में, इसको 1/3 आरक्षण दिया गया। मतलब कुल मिलाए कह सकते हो पंचायती राज के अंदर दोस्तों महिलाएं हैं उनको 1/3 आरक्षण दिया गया। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की गई, उन सीटों से महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी। तो महिलाओं को आरक्षण 1/3 सीटों पर आरक्षण मिला। बिहार पहला राज्य था जिसने आरक्षण दोस्तों बढ़ाकर 50% किया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप दोस्तों ध्यान रखोगे कि दोस्तों चूंकि दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची के विषय पे दोस्तों क्या है कि राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। तो दोस्तों सरकार चाहे तो दोस्तों जो ये महिलाओं को जो ये आरक्षण दिया गया है चाहे तो इसको बढ़ा सकती है। तो इसी के कारण क्या है कि दोस्तों बिहार जो राज्य है इसने जो महिलाओं को जो आरक्षण है पंचायती राज व्यवस्था में उसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 50% कर दिया गया, या फिर अपन कहें 1/2 1/2 कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों कुछ एक और राज्यों ने भी आरक्षण को बढ़ाया है, लेकिन पहला राज्य आप ध्यान रखोगे, पहला जो पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण बढ़ाने वाला महिलाओं के लिए कौन सा राज्य है, बिहार। 50% इसने आरक्षण कर दिया है। नॉर्मली जो आरक्षण है वो 1/3 या आप कह सकते हो लगभग 33% होता है। अब अपन बात करें दोस्तों SC ST का आरक्षण, तो दोस्तों जो SC ST को जो आरक्षण दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में, ये दोस्तों उस राज्य की जनसंख्या के आधार पे दिया गया है कि उस प्रदेश में SC ST की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कितनी है, उसी के आधार पर वहाँ पे जो सीटों की आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों जो पंचायती राज व्यवस्था है, तो इसके अंदर जो सदस्यों का जो चुनाव होता है, तो जो सदस्यों को चुनाव होता है वो दोस्तों किस प्रकार से होता है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जो सदस्यों का जो चुनाव होता है वो दोस्तों कौन करता है, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग। कुल मिला के आप कह सकते हो पंचायत, ग्राम पंचायत हो या पंचायत समिति हो या नगर पालिका हो, इनके जो चुनाव दोस्तों चुनाव का जो आयोजन करवाता है वो कौन करवाता है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ध्यान रखना दोस्तों, जिस प्रकार से लोकसभा सदस्यों का या फिर विधानसभा सदस्यों का चुनाव कौन करवाता है, वो दोस्तों चुनाव करवाता है अपना निर्वाचन आयोग करवाता है। जो सेंटर का जो निर्वाचन आयोग है वो करवाता है, लेकिन पंचायती जो सदस्य है इनका चुनाव करवाता है दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, क्योंकि दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है, इसीलिए इनका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो इस बिंदु को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो चुनाव है दोस्तों वो सेंटर से चुनाव नहीं होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं इनके कार्यकाल की। जो पंचायती राज व्यवस्था के जो सदस्य हैं इनके जो कार्यकाल होता है सदस्यों का, तो कार्यकाल होता है दोस्तों इनका कितना होता है, तो इनका कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष होता है इनका कार्यकाल। और दोस्तों अगर इनका कार्यकाल किसी कारणवश से पूरा नहीं होता है, कहने का मतलब अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या कोई सदस्य त्यागपत्र दे देता है या कोई और किसी दूसरे कारण से अगर उसको पद छोड़ना पड़ता है, तो दोस्तों विघटन होने के 6 माह के अंदर चुनाव वापस करवाए जाते हैं उस सीट के ऊपर, और वापस से चुनाव होते हैं और वापस से उसका निर्वाचन होता है। तो ध्यान रखना है, पंचायत समिति सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष। विघटन होने की सूरत में 6 माह में चुनाव वापस करवाना अनिवार्य है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों चुनाव की आयु।
जो पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों, इसमें जो सदस्य चुनाव लड़ते हैं तो उनके चुनाव लड़ने की आयु क्या है, मिनिमम आयु क्या है दोस्तों। जो मिनिमम आयु का क्राइटेरिया वो रखा गया दोस्तों 21 वर्ष। 21 वर्ष का कोई भी व्यक्ति पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव लड़ सकता है। अगर ज़्यादा आयु है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन मिनिमम आयु 21 साल होनी चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो दोस्तों, और जो विधानसभा के जो सदस्य हैं तो उनकी आयु है वो 25 साल होती है, और राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों की मिनिमम आयु 30 वर्ष होती है। राज्यपाल और राष्ट्रपति की मिनिमम आयु 35 वर्ष होती है। लेकिन जो पंचायती राज से के जो सदस्य होते हैं इनकी जो मिनिमम आयु वो 21 साल होती है। तो यहाँ पे 25 या 30 आपको नहीं बताना है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग का गठन। इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब समझिए कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद दोस्तों राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और ये राज्य वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है दोस्तों? गठन इसलिए किया जाता है क्योंकि दोस्तों ये पंचायती राज व्यवस्था को दे दिया संविधान के अंदर दर्जा। अब अगर इसको संविधान में दर्जा मिल चुका है तो सिंपल सी बात है, ये अपने स्थानीय क्षेत्र का विकास करेगी। तो विकास करने के लिए इसको होगी पैसे की आवश्यकता। तो वो पैसा दोस्तों कौन उपलब्ध करवाएगा? वो पैसा उपलब्ध करवाएगा दोस्तों राज्य वित्त आयोग। तो प्रत्येक 5 साल के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और गठन कौन करता है ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। इसको ध्यान रखना है कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं राज्य वित्त आयोग का गठन, जो पंचायती राज व्यवस्था को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार पंचायत को पैसा उपलब्ध कराता है ताकि वो अपना एक समुचित दिशा में समग्र विकास कर सके। तो इसको अपन ध्यान रखेंगे। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल। चलिए दोस्तों, ये अपन ने समझा कि क्या थे इनके उद्देश्य, किन उद्देश्यों को लेकर शुरू हुआ, कौन कौन सी समितियों ने की सिफारिश, और उसके बाद में जब इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, तो इस संविधान संशोधन में कौन कौन से प्रावधान है वो संविधान के अंदर शामिल किए गए, क्या क्या इनसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन के आते हैं और पूछे जाते हैं। तो ये सब दोस्तों अपन ने याद किया। इसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे जो पंचायत की दोस्तों जो संरचना है, पंचायत की दोस्तों संरचना है ये किस प्रकार से होती है। जैसे कि अपन ने देखा दोस्तों ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। तो 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय प्रणाली को अपने संविधान में अपनाया गया है। तो किस प्रकार से ये कार्य करती है थोड़ा इसको समझते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पंचायत की संरचना दोस्तों 3 स्तर पर कार्य करती है। एक दोस्तों कार्य करती है ग्राम पंचायत, उसके बाद खंड स्तर पे कार्य करती है दोस्तों, या उपखंड कह सकते हो आप, इसके ऊपर कार्य करती है पंचायत समिति, और जिला स्तर पर कार्य करती है दोस्तों जिला परिषद। तो ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, उपखंड स्तर पे दोस्तों पंचायत समिति, और जिला स्तर पे जिला परिषद कार्य करती है। जो गांव स्तर पे ग्राम पंचायत स्तर पे कार्य करती है दोस्तों, उसका होता है एक मुखिया। ग्राम पंचायत के जो हेड होता है उसको कहा जाता है मुखिया। पंचायत समिति का जो हेड होता है दोस्तों उसको कहा जाता है प्रमुख, और जिला परिषद का जो हेड होता है उसको कहा जाता है अध्यक्ष या चेयरमैन, आप उसको कह सकते हो। तो ग्राम पंचायत का मुखिया, पंचायत समिति के जो हेड है उसको प्रमुख कहते हैं, और जिला परिषद के हेड को अपन अध्यक्ष या चेयरमैन कहते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इनके जो ये प्रमुख हैं इनका चुनाव किस प्रकार से होता है। तो पंचायत के जो प्रमुख है इसका चुनाव दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब का क्या मतलब है दोस्तों? प्रत्यक्ष रूप का मतलब है जनता डायरेक्ट वोट डाल के इसका चुनाव करती है ग्राम पंचायत के मुखिया का। पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है दोस्तों इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कहने का मतलब जनता मेंबर्स का चुनाव करती है, पंचायत समिति के जो सदस्यों को चुनाव करती है, और वो सदस्य चुनते हैं इसके प्रमुख को। तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और जिला परिषद के का भी जो अध्यक्ष होता है उसका भी चुनाव भी दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा, इनका चुनाव दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और ग्राम पंचायत के मुखिया का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो ग्राम पंचायत है दोस्तों, तो ग्राम पंचायत का क्या कार्य है? ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करना, वह योजना बना के दोस्तों वो पंचायत समिति के पास भेजती है। पंचायत समिति उन योजनाओं को भेजती है जिला परिषद के पास में। कुल मिला के दोस्तों कह सकते हैं ग्राम पंचायत है वो अपने गांव के लिए योजनाएं तैयार करती है कि अपने गांव में कौन सी योजनाएं लाई जाए ताकि गांव का वो एक सही दिशा में विकास किया जाए। कुछ एक योजनाएं गरीबों के आधार पर लाई जाती हैं कि चयनित परिवारों को छांटा जाता है, उनकी छटनी की जाती है, फिर उनके आधार पर उनको योजनाओं का लाभ दिया जाता है। तो वो जो छटनी का कार्य है, उनका जो अलग करने का कार्य है, निर्वाचितों को दोस्तों जो दलितों का जो अलग करने का कार्य है वो दोस्तों कौन करती है? वो ग्राम पंचायत करती है। और उसी के आधार पे वो कुछ एक योजनाएं लाती है ताकि उन जो गरीब जो परिवार हैं उनकी आर्थिक मदद की जा सके और
उनको थोड़ी बहुत आर्थिक मदद मिलके वो अपना विकास कर सके। तो ये सब कार्य है दोस्तों ग्राम पंचायत के। और जो भी योजनाएं वो लाना चाहती है उनको वो शेड्यूल बना के भेजती है पंचायत समिति के पास, पंचायत समिति उसको भेजती है जिला परिषद के पास में। तो और दोस्तों अपन अगर पंचायत समिति के अगर कार्य देखना चाहें तो ये क्या कार्य करती है, ये ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करती है। जैसे कि मैंने बताया ये योजनाएं बना के भेजती है पंचायत समिति के पास में। तो ये क्या करती है, ग्राम पंचायत के वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श करती है, वह समेकित योजना को जिला परिषद में पेश करती है। ये देखती है दोस्तों कि जो ग्राम पंचायत ने जो योजनाएं बना के भेजी हैं, जो मूल्यांकन करके भेजा है, अगर इनको वो उचित लगता है तो वो उसको आगे कहाँ भेजती है, जिला परिषद के पास भेजती है। अब अपन देखते हैं दोस्तों जिला परिषद। तो जिला परिषद का क्या कार्य है दोस्तों, जिला परिषद का कार्य है जो पंचायत समिति है दोस्तों और जो ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत समिति इन दोनों के बीच में एक तो समन्वय के रूप में कार्य करती है। ये दोनों आपस में तालमेल बिठा के कार्य करें तभी दोस्तों एक सही दिशा में विकास हो पाएगा। और दोस्तों इसका क्या कार्य है, और ये पर्यवेक्षण के रूप में भी कार्य करती है। पर्यवेक्षण का मतलब ये है दोस्तों कि क्या पंचायत समिति और ग्राम पंचायत एक सही दिशा में सही योजनाएं लाके जो योजनाओं का लाभ है वो लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं रहा है, या फिर ये कोई घोटाले वगैरह तो नहीं कर रहे हैं इनके सदस्य। तो ये होता है पर्यवेक्षण, मतलब उनकी जांच। तो ये पर्यवेक्षक के रूप में भी कार्य करती है। तो जिला परिषद समन्वय के रूप में भी कार्य करती है, इन दोनों को तालमेल बना रहे, और ये इनके पर्यवेक्षक के रूप में भी कार्य करती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों पंचायत की संरचना है किस प्रकार से है और कौन कौन से इसके स्तर हैं, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है और जिला परिषद है, और किस प्रकार से तीनों मिलकर कार्य करते हैं, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इससे आगे। जो अपन ग्राम पंचायत होती है तो ग्राम पंचायत में दोस्तों एक और प्रमुख पद भी होता है, एक वो प्रमुख पद होता है दोस्तों सरपंच का। तो सरपंच का पद का जो निर्वाचन होता है दोस्तों आप सभी को पता है, और डायरेक्ट इसका निर्वाचन भी जनता के प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से ही होता है। तो सरपंच के भी दोस्तों कुछ एक कार्य और दायित्व है, तो अपन थोड़ा उनको समझ लेते हैं। सरपंच के दोस्तों क्या कार्य और दायित्व है, एक तो दोस्तों एक ग्राम कचहरी का जो प्रमुख होता है वो दोस्तों सरपंच होता है, और ग्राम कचहरी के अंदर जो वाद विवाद होते हैं उनका निपटारा कर सकता है। इसका दोस्तों क्या क्या कार्य है, ये तो दोस्तों एक तो फौजदारी और दीवानी दोनों मामलों का ये ग्राम कचहरी के अंदर सरपंच ये निपटारा कर सकता है। फौजदारी का मतलब दोस्तों वो है जिसके अंदर सजा का प्रावधान है, और दीवानी मामले वे होते हैं जिसके अंदर दंड का प्रावधान है, मतलब थोड़ा बहुत जुर्माना लगाया जाता है। तो इसमें फौजदारी मामले और दीवानी मामले दोनों की सुनवाई कर सकता है ग्राम कचहरी में कौन, सरपंच। उसके बाद दोस्तों सरपंच का क्या कार्य है, उसके बाद सरपंच का कार्य है कि जैसा कि मैंने बताया कि गांव के अंदर पूरी तरह से देखा जाए कि कितनी परसेंट आबादी वो गरीब है, कितने परसेंट आबादी मिडिल क्लास के हैं, तो उनकी छटनी करना और उनके अनुरूप वो योजनाएं तैयार करना और उन योजनाओं को भेजना पंचायत समिति के पास में। तो ये सब कार्य भी दोस्तों सरपंच के होते हैं। तो सरपंच के कार्यों को आप समझ सकते हो। और दोस्तों जो ये ग्राम कचहरी होती है, इससे संबंधी एक बिंदु आप ध्यान रखिएगा, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोस्तों मतलब जो ग्राम कचहरी में ये कितने रुपए तक के मामले सुन सकता है, तो ध्यान रखना ये 10,000 रुपए तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है। 10,000 रुपए तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है। अगर इससे ज्यादा के अगर कोई मामला है तो उसकी सुनवाई हो जिला सेशन कोर्ट में ही होगी, उसकी सुनवाई सरपंच नहीं कर सकता। 10,000 से कम रुपए के मामले हैं तो उसकी सुनवाई सरपंच और ग्राम कचहरी में कर सकता है। और दोस्तों जो सरपंच है ये जो सुनवाई करता है इसमें किसकी मदद लेता है, इसमें दोस्तों ये पंचों की सहायता लेता है। और पंच दोस्तों कितने होते हैं, पंच दोस्तों जैसे कि जिस गांव में जितने वार्ड होते हैं तो प्रत्येक वार्ड से एक पंच चुन के आता है, तो उन्हीं पंचों की मदद से सरपंच वो ग्राम कचहरी की सुनवाई करता है, और जो भी विकासात्मक कार्य है वो उनके सहयोग से ही विकासात्मक कार्यों को आगे बढ़ाता है और अपनी मांगों को पंचायत समिति सदस्य के सामने रखता है, और वहां से वे मांगे जाते हैं अपने जिला परिषद के अंदर, जहां से उनका समन्वयन होता है और पर्यवेक्षण दोनों होते हैं। तो ये दोस्तों अपन ने समझा पंचायत की जो संरचना है किस प्रकार से कार्य करती है, ग्राम पंचायत किस प्रकार से कार्य करती है, कौन होता है इसका मुखिया, सरपंच के क्या होते हैं कार्य, वार्ड पंचों की इसमें क्या होती है भूमिका, पंचायत समिति की क्या भूमिका होती है, किस प्रकार से कार्य करती है, और जिला परिषद की क्या भूमिका होती है, किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो ये दोस्तों अपन एक बेसिक फॉर्मेट जो आपको पता होना चाहिए
तो वो अपन ने समझ लिया। अब दोस्तों ये सब जो बिंदु थे अपन ने देखे, ये सब बिंदु दोस्तों जो प्रीलिम्स होता है, जो पीटी होता है अपना, अगर कोई दोस्त मेंस की अगर तैयारी कर रहा हो तो मेंस से का क्वेश्चन भी दोस्तों यहाँ से पूछा जाता है। मेंस में दोस्तों आपको स्पेशल ध्यान रखना है, मेंस के अंदर 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो दोस्तों इनके उद्देश्य कि जो पंचायती राज व्यवस्था है या फिर स्थानीय स्वशासन है, इसका क्या उद्देश्य, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसको शुरू किया गया है, तो यहाँ से बिंदु आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में समस्या कि इसको जब लागू किया गया है, संविधान में शामिल किया गया था दोस्तों, तो कौन कौन सी समस्याएं सामने आई और वर्तमान में अभी कौन सी समस्याएं सामने चल रही हैं इसके, और दोस्तों इसके उपाय। तो जो समस्याएं जो चल रही हैं, इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था को सही दिशा प्रदान करने के लिए कौन कौन सी समस्याएं अपने सामने आ रही हैं, तो क्या है उनके उपाय। तो आपको अपनी राय बतानी है, अपने उपाय बताने हैं, अपने सजेशन बताने हैं। तो ये सब दोस्तों मेंस के बिंदु हैं। यहाँ से आप मेंस के 3 बिंदु तैयार करके आप एक अच्छा आंसर अपना लिख पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों मेरे मोटिवेशन के थोड़ा इसका शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि आपका चैनल भी थोड़ा प्रोग्रेस कर सके और मैं और अच्छा आपके लिए कॉन्टेंट अवेलेबल करा सकूँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।